बांग्लादेश की सड़कें खून से लाल हैं। हर तरफ जमातियों का बोलबाला है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। अखबारों के दफ्तरों को फूंका जा रहा है। पत्रकारों को पीटा जा रहा है। महिला पत्रकारों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। ग्लोबल टीवी सीनियर जर्नलिस्ट नाज़रीन मुन्नी को धमकी दी गई। उनके दफ्तर में घुसकर जिहादियों ने खुलेआम धमकाया। इस बात की जानकारी खुद महिला पत्रकार नाज़रीन मुन्नी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दी। उन्होंने अपने प्रोफाइल पर एक तस्वीर भी लगाई जिसमें उनका मुंह सिला दिखाई दे रहा है, जिससे मैसेज जाता है कि बांग्लादेश में पत्रकारों की आजादी खत्म हो गई है। जो अखबार यूनुस की तानाशाही के खिलाफ लिख रहा है उसके दफ्तर को जलाया जा रहा है। जो पत्रकार लोकतंत्र की बहाली की बात करता है उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। जो जर्नलिस्ट जमातियों के खिलाफ बोलता है उसे सरेआम धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में जमातियों के निशाने पर पत्रकार और अखबार के साथ साथ अल्पसंख्यक हिंदू भी हैं जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत बोई जा रही है कि अब हिंदू नामों से मिलते जुलते दुकानों और संस्थानों पर भी हमला बोला जा रहा है। ये तस्वीर ढाका यूनिवर्सिटी के मधुर कैंटीन की है, जहां जिहादी जमातियों ने सिर्फ इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि इसका नाम मधुर कैंटीन है। ये मधुर कैंटीन बांग्लादेश से भी पुराना है। जब 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी आंदोलन चल रहा था, उस दौरान मुक्ति वाहिनी से जुड़े आंदोलनकारी यहाँ बैठा करते थे। इसी मधुर कैंटीन में आजादी के तराने लिखा करते थे। अब उसी मधुर कैंटीन को तोड़ा जा रहा है, उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। शहर शहर गांव गांव में जिहादी जमाती कहर बनकर हिंदुओं पर टूट रहे हैं। इसका इम्पैक्ट अब भारत में भी दिखने लगा है। भारत में जिहादियों के खिलाफ हिंदू आवाज उठा रहे हैं और दीपुदास को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। किसी भी तरह की हिंसा का सामना उन्हें ना करना पड़े। सर, क्या मैसेज देने की कोशिश है? सरकार से क्या डिमांड आप लोगों की? सरकार से डिमांड करते हैं कि बांग्लादेश के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहां वहां सनातनी है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। बहुत सारी महिलाएं भी है। आप क्या समझती है जब वहाँ की तस्वीरें देखती है बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, क्या मन में आता है? देखिए, बांग्लादेश ही नहीं पूरे भारत तक में यही हालात है। कश्मीर लो, बंगाल लो, हर जगह यही हालात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कड़े से कड़ी कार्रवाई करें। लोग क्या समझती हैं जब तस्वीरें देखती है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ? बहुत कड़ी निंदा करते हैं किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन ज्यादा जो हिंदुओं के साथ हो रहे इसका तो बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा, भारत अखंड भारत सोचा है सभी एक है करके, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं सोचते हिंदुओं के बारे में, इसलिए बहुत बुरा लगता है। अब तो कुछ तो फिर कदम उठाना ही पड़ता है। तो ये तमाम लोग बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ की सरकार के खिलाफ, और हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ना हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसकी मांग ये तमाम लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं पर ही अटैक नहीं किया जा रहा, बल्कि मुक्ति वाहिनी से जुड़ी यादों को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। तभी तो तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी से पहले जमातियों ने बम वाली साजिश रची। जिहादियों ने तारिक की वापसी से पहले ढाका को दहलाने की साजिश रची। ढाका के मोक बाजार में मेमोरियल के पास बम फेंके गए। ये मेमोरियल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का स्मारक है। गनीमत ये रही कि विस्फोट रात में हुआ जिसमें सिर्फ सियाम नाम के एक शख्स की मौत हुई। ভাই আমি আপনার কিন্তু এটা উপরে কিন্তু আছে আপনার ফ্লাইওভার, এই ফ্লাইওভার উপর থেকে ককটেল বা ককটেল জাতীয় কিছু একটা ফেলা হয়েছে। এই ভদ্রলোক যে মারা গেছেন উনি 22-23 বছর বয়স, নাম হচ্ছে সিয়াম। সে এখানে একটা কার হাউসে মানে কাজ করে, তো সে এখানে চা খাওয়ার জন্য আসছিল। তো পাশেই কিন্তু দোকানদার সহ অন্যান্য অনেক লোকজন ছিল, কিন্তু এটা যেহেতু সরাসরি তার মাথায় হিট করেছে, মাথায় পড়ছে, মাথায় পড়ার কারণে তখন তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু ওই মাথায় বাস্ট হয়ে যায়। বাস্ট হওয়ার পরে এটা আমার মনে হয় বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট করে এবং মাথা মোটামুটি বলা যায় 2 ভাগের মতো। जो बांग्लादेश कभी खुशहाली के रास्ते पर जा रहा था, वो बांग्लादेश पिछले 1.5 साल में अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा है। यूनुस सरकार तानाशाही के रास्ते पर
जा रही है। जमातियों को फ्री हैंड देकर खून खराबा करवा रही है ताकि चुनाव ना हो और शेख हसीना की तरह तारिक रहमान भी मैदान छोड़कर भाग जाए। लेकिन तारिक रहमान जमातियों के बम वाली साजिश से डरे नहीं। 17 साल बाद वापस बांग्लादेश लौट आए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद तारिक एक बुलेट प्रूफ बस में सवार होकर आगे निकल पड़े। बस में सबसे आगे खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया और बस के पीछे हाथों में बीएनपी का झंडा लेकर उनके समर्थक चलते दिखे। दरअसल तारिक रहमान साल 2008 से लंदन में रह रहे थे। तारिक रहमान पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। 2004 में शेख हसीना पर हमले में उम्र कैद। 2007 में 84 केसों में तारिक रहमान को सजा। साल 2008 में इलाज के लिए लंदन गए। तब से तारिक रहमान बांग्लादेश से दूर ब्रिटेन में ही अपने परिवार के साथ रह रहा था, जबकि उसकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया बीमार हैं और ढाका के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जिससे मिलने तारिक पहुंचा। सवाल यह है कि तारिक रहमान के आने के बाद बांग्लादेश में क्या बदलेगा। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव है। अवामी लीग पर बैन के बाद बीएनपी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी रह गई है। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 80 साल की खालिदा जिया बीमार है, इसीलिए अगर चुनाव में बीएनपी जीतती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसी से मोहम्मद यूनुस परेशान है। तारिक के रोड शो में भीड़ देखकर यूनुस को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूनुस को समझ आ गया है कि बस उसकी सरकार सिर्फ 48 दिनों की मेहमान है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने बांग्लादेश में एक सर्वे किया था, जिसमें बीएनपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। बीएनपी को 30% लोगों का समर्थन मिला है। बीएनपी के बाद जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। जमात को 26% लोगों का समर्थन मिला है। छात्रों की नई बनी पार्टी एनसीपी को सिर्फ 6% लोगों का समर्थन मिला है। इसीलिए तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है। बीएनपी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है और अगर बीएनपी को सत्ता मिलेगी तो तारिक का प्रधानमंत्री बनना तय है। लेकिन तारिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिहादी जमातियों से निपटने की है, क्योंकि यूनुस अपने रास्ते में आने वालों का हाल उस्मान हादी जैसा करवा सकता है।